लंबी इंतज़ार के बाद आज हम लोगों का इंतज़ार का समय ख़त्म हुआ। अब क्या इंतज़ार का समय ख़त्म हुआ ये आप लोगों को पता ही होगा, है ना। यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कई दिनों से, यानी कि दिन नहीं कई महीना से, है ना। जैसे कि टर्म 1 टर्म 2 का एग्ज़ाम जब होने वाला था, उसके बाद जब हम लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया, उसके बाद हम लोग रोज़ ही एक बार नेट खोल के चेक करते हैं कि कब मॉडल क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। तो काफ़ी दिन के बाद ही आज हम लोगों के सामने मॉडल क्वेश्चन पेपर निकल के आया है, और ये सेट 1 है। सेट 2 सेट 3 सेट 4 अभी दिया नहीं है, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना। मॉडलिंग किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर, और दो तरह का क्वेश्चन पेपर होता है, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर होता है और एक सिंपल क्वेश्चन पेपर होता है। यानी कि ये मॉडलिंग किया गया है कि इसी है ना आधार पे आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो कई दिनों से हम लोग, है ना, रोज़ सर्च करते थे गूगल पे या फिर यूट्यूब पे कि मॉडल क्वेश्चन पेपर कब तक आएगा। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं। आप लोग के पास ये PDF होगा, अगर नहीं होगा तो उसका भी उपाय अभी हम बताने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि ये कक्षा 10 का गणित विषय है, और ये 1.5 घंटा का समय दिया रहेगा। 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो गणित का 1.5 घंटा का क्वेश्चन 40 पूर्णांक इसका 40 रहेगा, और सामान्य निर्देश दिया है कि कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर आप गलत टिक भी लगा देते हैं तो नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन नंबर आपका कटेगा भी नहीं, यानी कि नेगेटिव मार्क नहीं है। यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उसे छोड़ के नहीं आना है, उसे भी टिक लगा के आना है। यानी कि गोल OMR सेट पे गोल करना हुआ, टिक नहीं करना, गोल करना है, ठीक है। और 40 प्रश्न दिया हुआ है, और हर प्रश्न पे 1 नंबर का मार्क सेटेगा आपका, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि 40 प्रश्न आप बनाएंगे। टोटल कितना प्रश्न बनाने वाले हैं? 40 प्रश्न। और 40 प्रश्न में हर प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, गुने 40 यानी कि 40 मार्क्स आपका रहेगा टोटल। और समय रहेगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में 40 क्वेश्चन बनाना, ये कहीं ना कहीं अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो सभी को दिक्कत होगा, है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए, और लॉन्ग मेथड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लॉन्ग तरीका नहीं चलेगा, क्योंकि लॉन्ग तरीका अगर आप पकड़ते हैं तो 1.5 घंटा में 40 क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसको शॉर्ट तरीका में कैसे सीखेंगे हम लोग, यही चीज़ें हम रोज़ आप लोगों को वीडियो दे रहे हैं, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हैं उसे, है ना। 1 मिनट 2 मिनट तक ही देखते हैं। आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो जब तक देखेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खाली ट्रिक में पढ़ा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आप 30 सेकंड के अंदर कर लीजिएगा उसे। 30 सेकंड से एक भी जरा अधिक नहीं लगेगा समय। और सोच सकते हैं अगर 30 सेकंड में या फिर अब 35 सेकंड में बन जाए, लेकिन अंदर 30 सेकंड में हर क्वेश्चन बनेगा। और अगर 30 सेकंड में अगर क्वेश्चन सही सही जवाब देते हैं तो हमारे पास समय बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। डेली सुबह जो 5 बजे आप लोगों का क्लास स्टार्ट होता है, वीडियो अपलोड करते हैं। ऐसे लाइव तो अभी नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिक्कत है उसके लिए, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट आप लोग वीडियो को देखिए। 2 मिनट 3 मिनट देखने से कुछ नहीं होगा। बहुतों के मन में है कि चलिए अभी सब्सक्राइब करके सर का चैनल रख लेते हैं, बाद में देखेंगे। बाद में कब देखिएगा, आपके पास समय ही नहीं है। और उतना धीरे धीरे रोज़ रोज़ वीडियो आप लोगों को मेरा धीरे धीरे कंप्लीट करते चलिए, है ना। हमें एनर्जी मिलेगा तभी हम पढ़ा पाएंगे। नहीं तो कभी कभी हरासमेंट हो जाते हैं कि चलो छोड़ो, कोई देखता नहीं है, क्या वीडियो फालतू का बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। आप लोग देखिए उसको, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो देखते हैं, हमें यहाँ पता चल जाता है कि आप लोग कितना देखते हैं वीडियो, ठीक है। उसको कंप्लीट देखा कीजिए। चलिए, कुछ बच्चे तो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कोई नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ देखते हैं। पूरा बढ़िया अच्छी तरह से रिस्पॉन्स भी देते हैं कि क्या है। अब हम लोग बात करेंगे आज मॉडल क्वेश्चन पेपर को, पूरा एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे। अच्छा, किसी को ये दिक्कत हो कि इसका PDF चाहिए तो एक उपाय बताते हैं आप लोगों को।
उपाय क्या है PDF लेने का? तो एक टेलीग्राम चैनल में जाना है, टेलीग्राम चैनल में जाना है और हमारा कोचिंग का नाम है संघर्ष, है ना, संघर्ष एजुकेशन, संघर्ष एजुकेशन देवघर जरूर लिखिएगा, क्योंकि देवघर अगर आप नहीं लिखिएगा तो संघर्ष एजुकेशन बहुत है। कहाँ? तो टेलीग्राम चैनल में, है ना, टेलीग्राम चैनल में जाके आप लोगों को खोजना है संघर्ष एजुकेशन देवघर, देवघर जरूर लिखिएगा क्योंकि संघर्ष एजुकेशन बहुत है। और इसी में आपको जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया है इसका भी PDF डाल देंगे, और साइंस का भी नोट्स अगर चाहिए तो इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। कोई मैथ का चैप्टर वाइज अगर फार्मूला चाहिए मैथ का तो भी आपको टेलीग्राम चैनल के ही माध्यम से मिलेगा। अगर किसी के पास टेलीग्राम चैनल नहीं है तो एक उपाय बताते हैं, आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, है ना, व्हाट्सएप आप लोगों को करना है 700406 यानी कि 560 ये नंबर पर, और इस नंबर पर कॉल नहीं कभी कीजिएगा, क्योंकि कॉल अगर आप करते हैं तो कॉल लगेगा भी तो रिसीव नहीं होगा, ठीक है। आप सिर्फ व्हाट्सअप कर लीजिएगा, लेकिन व्हाट्सअप करने के लिए आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, क्या अपना नाम लिखिएगा, क्लास, और आप अपना एड्रेस लिख के सेंड कीजिएगा, है ना, तभी आप लोगों को हम इधर से PDF बना के भेजेंगे। क्लियर है? तो इस नंबर पे कॉल नहीं करना है। अगर कॉल, पहली बात तो कॉल लगेगा नहीं, अगर कॉल लगेगा तो रिसीव नहीं होगा, जो कहने का है क्लियर है, ठीक है। और अपना नाम, क्लास, एड्रेस, एड्रेस मतलब किस जगह से है, बस पूरा एड्रेस में मम्मी पापा का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप किस जगह से हैं, किस शहर से हैं, बस ये आपको सेंड करना है, ठीक है। तो हम जब हमको समय मिले तो हम PDF बना के आप लोगों को ज़रूर भेज देंगे, अगर टेलीग्राम पे नहीं आते हैं तो, क्योंकि बहुतों को टेलीग्राम आइएगा तो सब्सक्राइब भी करना होगा, और सब्सक्राइब करने में सबको दिक्कत होता है, नहीं जी, चलिए ऐसा नहीं है। हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, वर्मा गेस्ट पेपर आप लोगों को डेली मिलते रहेगा इसी चैनल के माध्यम से, वो सुबह का क्लास में, और जो इधर मॉडल क्वेश्चन पेपर आएगा कभी भी डाल देंगे एक। चलिए बहुत गप हो गया। गप करने का मज़ा ही कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर आप लोग वीडियो 1 देखे होंगे, वर्मा गेस्ट पेपर जब हम पढ़ा रहे थे, तो हमें नहीं लगता ये सब क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, आराम से बनेगा, बहुत बढ़िया से वह पढ़ा चुके हैं। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड तुरंत तोड़ दीजिए, 2 से भाग कीजिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हम लोग उसी को कहेंगे जो अभाज्य संख्या से केवल कटे, ठीक है, दूसरी संख्या से नहीं देना है। ये औरों से संख्या से कटेगा, ये 7 से भी 10 से भी कटेगा, क्योंकि 10 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको हम लोग भाग देंगे 70, है ना। फिर 2 से दीजिए तो ये 35 दूना 70, सॉरी यहाँ 5 होगा, और फिर 5 से देते हैं, फिर आया 7। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 ऐसे, ठीक है। यानी कि 2 गुने 2 गुना 3 गुना कहाँ गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि C नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, कभी कभी ऑप्शन में थोड़ा सा कारुगुनी कम होगा, ये कि ये दोनों का होल स्क्वायर कर देगा इंटू 5 + 7, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, अगर ऐसा रहे तो उसे टिक लगाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर में कह रहा है एक धनात्मक संख्या, गौर कीजिएगा, 6q + 5 के रूप का है। कौन सी संख्या? धनात्मक संख्या, इस रूप का है। तो ये संख्या निम्न में से क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन है सम, विषम और परिमेय, क्या होगा? 0 होगा। ये देखना हमें चेक करके, क्योंकि धनात्मक संख्या बोल रहा है तो q का मान कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 चलते जाएगा, जितना लेना है।
कम से कम 2-3 चेक करके देख लीजिए कौन सी संख्या आ रहा है। तो यहाँ q के स्थान पर एक बार 1 रखेंगे तो 6 × 1 + 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 जोड़ 5 यानी 6 5 11 विषम संख्या आया। एक बार यहाँ 2 रख के देखते हैं, इस जगह पे 2 रखिए तो जोड़ 5, इसको हल कीजिए 6 दूना 12 और जोड़ में 5, 12 5 कितना तो 17, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। एक बार और संतुष्टि के लिए 3 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 जोड़ 5 18, गलती कर दी क्या, 6 तिया 18 जोड़ 5 है ना, 18 5 कितना हो जाएगा 23। तो कौन सी संख्या निकल के आ रहा है, हर बार हम लोग यहाँ देखें विषम संख्या रखे फिर भी विषम संख्या, सम संख्या रखे फिर भी सम संख्या, विषम रखे फिर भी विषम संख्या, यानी कि ये कन्फर्म हो गए हम लोग कि यहाँ जो दिया है अगर इस रूप में रहेगा तो हमेशा विषम संख्या रिजल्ट मिलेगा, तो हमारा आंसर होगा विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ा रहे हैं इसीलिए आप ये समय नहीं देखना है कि सर बोले कि 30 सेकंड से कम लगेगा और 1 मिनट से ज़्यादा समय ले रहा है। हम तो आपको समझाने में समय बर्बाद कर रहे हैं, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो 30 सेकंड से भी कम लगेगा समय। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा उसको। चलिए आइए, क्वेश्चन है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। ये देखिए, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या। जब परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलता है तो रिजल्ट आपको अपरिमेय संख्या ही मिलता है। इन सभी चीज़ के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं वर्मा गैस पेपर का लेक्चर नंबर 1 में, जाके आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा विभाजन एल्गोरिदम का अगर प्रमेय पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको यहाँ। ठीक है, अद्वितीय मतलब अलग से 2 और संख्या आपको दिया है, तो विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है गौर कीजिएगा कि a कोई संख्या है उसको b से अगर भाग देंगे तो q रिजल्ट आएगा, नीचे r आएगा। तो इसको अगर हम लोग फार्मूला याद कीजिए, ये भाज्य कहलाता है, भाजक भागफल और ये शेषफल। तो a भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, तो BQ + R, ये ऑप्शन आपको ढूंढना है। ठीक है, तो देख लीजिए कहीं अगर है तो A = BQ + R है ना, ये इसके जैसा, तो B नंबर आपका सही आंसर। 5वां नंबर कह रहा है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः योग और गुणनफल दिया है, योग दिया है यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया इतना, और ये काम आपको रफ में बार बार नहीं करना है क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो आप घर ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको आंसर देना OMR में गोल करना है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो क्वेश्चन रहेगा वो आप घर ला सकते हैं, तो क्वेश्चन में ही हल कर लीजिएगा। ठीक है, अलग से आपको रफ में जाके सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, वो समय का बर्बादी एक प्रकार का है। तो यहाँ दिया है शून्यकों का योग, तो पहले योग शब्द लिखा है यानी कि योग वाला ये हो गया, योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, और गुणनफल यहाँ दिया अल्फा इंटू बीटा, यही पढ़े हैं। तो द्विघात का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो गया x², अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रख दीजिए 3x, अल्फा इंटू बीटा का मान -2 है ना, और ये प्लस माइनस मिलकर यहाँ माइनस केवल देते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए इस तरह का आंसर x², सॉरी यहाँ माइनस है, ठीक है, x² - 3x - 2 यानी कि C नंबर हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इजी तरह से बनाना है आपको, अलग से खोजना नहीं है और पूरा हल करने बैठने जाना है कि एक एक करके ट्रिक में बनाना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि किसी बहुपद है ना Px के लिए ग्राफ आकृति दिया गया है, पूरा लिखे नहीं क्वेश्चन है ना, एक आकृति इस तरह का आपको दिया रहेगा और बोलेगा इसमें शून्यक निकालना है। तो यहाँ आप देखिए क्या है Px है ना, तो P के बगल में जो x है इसे आप x अक्ष समझिए है ना, कौन सा x अक्ष,
तो जो ग्राफ यहाँ दिया है वो एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है, तो गिन लीजिए 1 2 3 जगह पर, है ना। तो इसका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, इसका जो शून्य का आएगा ये 3 आएगा, ठीक है। तो 3 आपका डी नंबर में ऑप्शन है। तो ये डी नंबर आप लोगों को ऐसे ऐसे करके गोल करना है एग्जाम में OMR शीट पर, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, बहुपद यहाँ दिया हुआ है ना, 4u² + 8u का शून्यक होगा, यहाँ ऑप्शन ये से है। तो शून्यक निकालना बहुत ही सरल तरीका, आपको करना क्या है, यहाँ से 4u कॉमन ले लेते हैं, तो 4u कॉमन ले लेते हैं, ऐसे 4u कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा कितना u, और u तो निकल गया, यहाँ 2 होगा, और इतना इक्वल टू अब 0 कर दीजिए। एक बार 4u इक्वल टू 0 और एक बार u + 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ये इधर आ जाएगा 0/4 और यहाँ u इक्वल टू -2। तो u का मान 2 बार इसको भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो एक 0 एक -2, है ना। तो 0 भी आंसर होगा, -2 भी होगा, लेकिन दोनों में टिक नहीं करना है एग्जाम में। आपको करना क्या है, यहाँ लिखा है A तथा C दोनों, तो इसको गोल करना है ऐसे करके, है ना, ये टिक करना है डी नंबर। आंसर आपका 0 भी होगा और C भी होगा, ये नहीं कि एग्जाम में A को भी रंग दिए और C को भी रंग देंगे तो आपका गलत आंसर माना जाएगा, ठीक है। ये चारों में से किसी एक को ही रंगना है OMR सेट में। तो यहाँ लिखा हुआ है A तथा C, मतलब 1 नंबर भी सही है और C नंबर भी सही है, तो आपको डी नंबर का आंसर टिक करना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, रंग बिरंगे कलम से आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोगों का मेरा पढ़ाई इतना ख़राब लगता है कि आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हैं, है ना। वीडियो को लाइक किया कीजिए, आप लाइक करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि नहीं, चलिए हमें भी पढ़ाने के लिए आता है, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा एक चीज़ और है कि मैट्रिक एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोगों का पॉलिटेक्निक बैच हम स्टार्ट करेंगे इस बार, है ना। पॉलिटेक्निक तो हर एक बार कराते हैं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन इस बार आप हम पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रत्येक बार ये रिकॉर्ड है कि हमारे कोचिंग से पॉलिटेक्निक कम से 10-15 लड़का तो निकलता ही है, कम बच्चे में से, ठीक है। तो इस बार आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, अभी जैसे पढ़ रहे हैं, और एकदम पॉलिटेक्निक 100% निकालना है एक बार में, है ना। एक चांस आप लोगों को देना है इसमें। चलिए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 8 नंबर कह रहा है रेखिक समीकरण युग्म, है ना। यहाँ देखिए, ये एक समीकरण दिया है, a1x + b1y + c1 = 0, और एक दूसरा समीकरण यहाँ दे रखा है आपको a2x + b2y + c2, और यहाँ लिखा है कि यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुने। यहाँ कह रहा अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, 2 हल होगा। तो इस ऑप्शन को देखते ही मार देना कि इसका अनेक हल होगा, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में जो रहेगा इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ग्राफ इसका कैसे बनेगा, समपाती, ये भी पूछ सकता है। समपाती कहने का मतलब जैसे हम ग्राफ खींचेंगे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस है, इसका ग्राफ खींचे, मान लेते हैं कि इधर ग्राफ गया तो दूसरे का भी ग्राफ खींचेंगे तो इसी के ऊपर आएगा, इसी को बोलते हैं समपाती। इसी को बोलते हैं हम लोग संगत समीकरण युग्म, मतलब एक दूसरे के संगत है, मतलब संग संग चल रहा है, इसका मतलब संगत है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अनेक हल होगा, कितना हल होगा, अनेक हल होगा, तो ये बी नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग एक बार देखिए उसको पूरा कंप्लीट। 9 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण यहाँ दिया हुआ है एक, और एक और समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है कि निरूपित रेखाएं समपाती होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेद होगा, लंबवत होगा। तो कंडीशन, ये पहला कंडीशन अगर यहाँ जो क्वेश्चन है अगर इस कंडीशन में आया, इतना a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो इसका अनेक हल होगा, समपाती होगा, संगत समीकरण युग्म होगा। अगर इसी में समझ लीजिए, यहाँ लिख देते हैं, यदि
A1/A2 नॉट इजकल टू B1/B2 हो गया। तो इसका ग्राफ की अगर हम बात करें तो प्रतिच्छेदी ग्राफ है ना, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, यानी कि जब ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे का कट करेगा, और जब प्रतिच्छेद करेगा तो इसको भी हम लोग संगत बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं अविरोधी समीकरण युग्म। तो हर बात पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ आपको सब चीज़ नहीं पूछ रहा है, एक चीज़ पूछ रहा है कि किस में होगा, प्रतिच्छेदी करेगा, संगत होगा, अविरोधी होगा। तो यहाँ से चुन लीजिए। ये हो गया आपका A1 का मान, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक ये B1 का मान, ये हो गया आपका C1 का मान, ठीक है। यहाँ हो गया A2 का मान, और यहाँ एक है कुछ नहीं है, तो ये हो गया आपका B2 का मान, और ये हो गया C2 का मान। तो चेक कर लेते हैं कि इसमें है या इसमें है। एक और होता है A1/A2 बराबर B1/B2, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो C1/C2 बराबर अगर नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसका ग्राफ समांतर होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ करते हैं A1/A2, यहाँ देखिए 6/3, ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तुरंत होगा। इसको कटा दीजिए, है ना, 3 दूना 6, तो रिजल्ट आया 2। फिर हम लोग चेक कर लेते हैं B1/B2, तो B1 कितना है -2, और यहाँ है -1, ये दोनों कट गया तो ये भी आ गया बराबर। चलिए एक और करते हैं C1/C2, तो C1 यहाँ है 9, और C2 कितना है, ये यहाँ देखिए 12, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि हम लोगों का जो रिजल्ट आया 3/4, ठीक है। तो देखें हम लोग क्या कि A1/A2 B1/B2 दोनों समान है, लेकिन C1/C2 समान नहीं है, यानी कि इसमें आ गया तीसरा कंडीशन में, और ये इस कंडीशन में अगर आता है तो ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे वो समांतर ग्राफ खिंचाएगा, यानी कि समांतर ग्राफ खिंचाएगा। तो इस ग्राफ होगा कैसे, समांतर, ठीक है। यदि ग्राफ समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। ये सब चीज़ आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और ये असंगत भी कहलाता है, ठीक है, कोई हल नहीं, ग्राफ कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में कैसा है, तो समांतर है, ठीक है। तो ग्राफ हम लोगों का समांतर बनेगा, तो ये आपका B नंबर सही आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक चीज़ है ना, बेसिक एक वीडियो पूरी कंप्लीट बना चुके हैं, पहले आप लोग उसको देखिए, और फिर ये सब क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म है ना, समीकरण युग्म यहाँ दे रखा आप लोगों का x + y = 6 और दूसरा x - y = 6। ये तो छोटा समीकरण है, समीकरण 1 और 2 को तुरंत आप जोड़ लीजिए तो ये y से y कट जाएगा तो 2x बचेगा। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरा तरीका सीखिए, है ना। समीकरण को बना के तो आप चेक कर ही सकते हैं, जैसे दोनों समीकरण, अब ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, तो आप लिखिएगा कि समीकरण, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है, ठीक है। या नहीं तो सिंपल तरीका जो है, शॉर्ट में बनाने का तरीका है कि ये 2 समीकरण का हल निकालना है, तो ये जो है x का और y का मान है, ये शुरू में जो है ये x का मान है, इधर वाला सब x का मान है और इधर वाला सब y का मान है, ठीक है। इन मान को यहाँ पुट करके देखिए, हमें 6 रिजल्ट मिल रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये हम लोगों का आंसर है। और यही वैल्यू फिर दूसरे समीकरण में ले जाके रखेंगे, और रिजल्ट अगर 2 आ जाए तब हम लोग समझेंगे ये हम लोगों का निश्चित है कि यही हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए 4 यहाँ रख दीजिए और 3 यहाँ रख, 4 3 7, 6 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर हम लोगों का आंसर नहीं होगा। 5 यहाँ रखिए, 1 यहाँ रखिए, 5 और 1 कितना 6 है ना, तो 6 इसके लिए सही है ये, लेकिन यहाँ भी सही होना चाहिए, तो यहाँ 5 रख देंगे और यहाँ 1, 5 में 1 घटेगा तो कितना 4, 2 है, तो इसका मतलब B नंबर भी हम लोगों का आंसर नहीं होगा। सबसे सरल 2 यहाँ रखिए, 4 यहाँ रखिए, तो 2 और 4 कितना 6, ये सही हो सकता है, अभी नहीं कर सकते हैं
क्योंकि यही चीज़ यहाँ भी इधर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 2 रखें और यहाँ 4, तो -2 रिजल्ट मिलेगा, हमें 2 नहीं मिलेगा। यहाँ 2 और यहाँ 4 रखेंगे तो घटेगा तो कितना, -2, तो हम 2 नहीं ना मिला। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी आंसर आपका नहीं होगा, तो बचा एक ही को, तो इसका मतलब ये आंसर होना निश्चित है। ठीक है, यानी तो ये वाला मान यहाँ भी पुट करके देख लीजिए। देखिए 4 + 2 = 6, और यही मान यहाँ रखिए, 4 में से 2 घटा दीजिए कितना, 2। यानी कि दोनों समीकरण को संतुष्ट जो करेगा वही आंसर होगा, तो ये डी नंबर हो जाएगा आंसर, है ना। ये सिंपल तरीका है, इसमें आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। अब देखिए एक एक करके चेक करना संभव नहीं है। आपको करना क्या है, सिंपल तरीका, पिछले अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ा चुके हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, उसको आप पूरा कंप्लीट देखिए पहले, दिक्कत नहीं होगा कहीं। तो पूरा आपको यहाँ गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है, खाली x वाले को गुना करना है, इसको इसके साथ गुना कीजिए तो x², और इधर क्या है, x² है। तो देखिए आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि ये प्लस में इधर आएगा, तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो ये दोनों कट गया। और द्विघात समीकरण किसको कहेंगे, जिसका अधिकतम घात 2 है। ठीक है, तो जब घात अधिकतम घात 2 वाला ही कट गया तो इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर नहीं होगा। यहाँ आते हैं बी नंबर में, ये स्क्वायर इसमें लगा दीजिए तो ये x², हमें बना के यहाँ नहीं देखना है, हमें ऑप्शन मारना है और सही मारना है। और यहाँ x², इसको भी इधर ले आएंगे तो ये दोनों कट जाएगा। जब x² ही नहीं, देखिए द्विघात का फॉर्म होता है ये x² + bx + c, यानी अधिकतम घात 2, ये वाला होना चाहिए तभी हम द्विघात कहेंगे। और यहाँ कट जा रहा है तो इसका मतलब ये भी हम लोगों का द्विघात समीकरण नहीं है। आप इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ के देख लीजिएगा। चलिए ये स्क्वायर यहाँ जो है ये x पर लगा दें तो x², बाकी गुना नहीं करना है, और ये 2 इसके साथ गुना कर दें तो 2x। ठीक है, चलिए इसको उठा के इधर ले आएंगे, यानी कि ये पूरा समीकरण बन गया। और इसका अधिकतम घात कितना है, 2, ये दोनों तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण का आंसर हम लोगों का हो सकता है, लेकिन ये को है उसको भी चेक कर लीजिए। तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। चलिए लिख लेते हैं, इसका अधिकतम घात, ये पावर इसमें लगा दीजिए तो x², ये दोनों कट जाएगा आपस में इधर आके, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी कि द्विघात समीकरण कौन होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, कितना आसानी से बनता है। तो ऐसे ही काम करना है आप लोगों को भी। ठीक है, तो ये हम लोगों का 11 नंबर क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है द्विघात समीकरण, है ना। यहाँ दे रखा है x² + x - 1 = 0 की मूलों की प्रकृति, है ना। मूलों की प्रकृति बताना है कि वास्तविक तथा असमान होगा, वास्तविक तथा समान होगा, समान होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो मूलों की प्रकृति हम पिछले क्लास में ही पढ़ा चुके हैं कि d बराबर अगर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक और, है ना, क्या कहलाएगा, वास्तविक और समान कहलाएगा, है ना, समान। और दूसरा कंडीशन था अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक और असमान कहलाएगा, असमान मतलब भिन्न। और तीसरा अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी कि d का मान माइनस में आ जाए तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ चेक करना है, इसके आगे में 1 है तो a का मान हो गया 1, इसके भी आगे 1 है तो b का मान हो गया 1 और c का मान हो गया -1। और d का फार्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, इस पे हम लोग चेक करते हैं कि ये d का फार्मूला हुआ, a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4a का मान 1 है और c का मान -1 है। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ 1 और माइनस माइनस प्लस 4 यानी कि हो गया 5, यानी कि d का मान आया कितना, 5, यानी कि d का मान 0 नहीं आया, 0 से बड़ा आया। जब 0 से बड़ा आया तो मूल वास्तविक और असमान होगा, यानी मूल वास्तविक और असमान होगा। ए नंबर हम लोगों का सही आंसर होगा। ठीक है, चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। 13 नंबर
अब बार बार बोलिएगा कि आया होगा काहे बोलते हैं सर, तो आया हुआ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता उधर से, इसलिए, है ना। चलिए यहाँ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल, है ना, दो भिन्न वास्तविक मूल, बात समझिएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, तो दो भिन्न वास्तविक मूल मतलब यही होता है भिन्न, है ना, भिन्न मतलब समान वो नहीं होगा, तो इसमें आएगा भिन्न वास्तविक मूल यानी कि 0 से बड़ा वैल्यू यानी कि बी, इसका फॉर्मूला यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 से बड़ा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का सी नंबर आंसर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये आंसर है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। ये विविधकर मतलब डी क्या होगा, तो डी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हम ए का मान जो एक्स के आगे रहेगा, ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया -1 क्योंकि यहाँ -1 है ना, और सी का मान हो गया 3। ये सभी मान इस जगह पे पुट कर देंगे तो बी का मान -1 का स्क्वायर 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है तो 3, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 चौका 12 और ये हो जाएगा माइनस में 11, आंसर यानी कि डी नंबर हम लोगों का आंसर होगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पद ए सार्व अंतर डी का AP का nवां पद यानी कि nवां पद निम्न में से चुने, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी नंबर हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब डायरेक्ट फार्मूला ही है। अब यहाँ आते हैं 16 नंबर, एक आपको AP दे रखा है, यहाँ कह रहा है कि 30वां पद क्या होगा, तो ये सभी चैप्टर अभी पढ़ाए नहीं है, द्विघात बहुपद खत्म होने के बाद इसी का नंबर है, आप लोग ध्यान से उसको एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से डिटेल में। अभी हम लोग क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो इसको ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रथम पद निकाल लेते हैं, तो प्रथम पद जो शुरू में रहता है यही होता है, डी निकालना है सार्वंतर, तो पीछे वाला में से आगे वाला को घटा दीजिए, तो 7 में से 10 घटा देंगे तो माइनस आ जाएगा 3, ये डी का मान। और 30वां पद मतलब a 30, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 29d, यहाँ 30वां पद बोलेगा ना तो एक घटा के लिख देना 29d। ठीक है, अब बोलेंगे सर का है, तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ रख दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n का मान है, ये जो 30 देख रहे हैं ये n का मान है यहाँ, तो n अगर हम लोग यहाँ रख देंगे 30 में 1 घटेगा 29, तो ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट। अभी a का मान कितना 10, तो यहाँ 10, ये 29 और d का मान -3, ये 10 हो गया, इसको घटाते हैं तो गुना कीजिए, ये हो गया -9 × 27, 2 3 9 6 7 8 हो जाएगा इतना, और इसमें 10 घटा देंगे तो -77। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा, हम लोगों के भी समय में पूछा था, तो ये -77 आंसर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि AP 3 8 है ना 13 18 इस तरह का दिया हुआ है का कौन सा पद कितना है 78 है, कौन सा पद, तो हम लोग अगर प्रोसेस में बनाएंगे तो लिखना होगा कि nवां पद 78 है, nवां पद कहने का मतलब ये n बराबर कितना 78, और इसको हम लोग लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 78, ऐसा मान लिए। ये शुरू वाला a कहलाता है, और इन दोनों का अंतर जो होगा 8 में से 3 को घटा देंगे, 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 5, है ना, और ये होगा आपका d का मान। चलिए a का मान 3 और n माइनस 1 d का मान 5 बराबर 78, इसको हल कर लेते हैं, 3 इधर चला जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5, यहाँ देखिए 3 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 75, घट जाएगा ना, 78 में 3 घटेगा 75 और 5 से कटा देंगे 15 75, और ये कि इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी कि n का मान 16, तो ये 16वां पद आंसर। ठीक है, बी नंबर।
अब बोलेंगे सर डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट देखिए कितना सिंपल है। चलिए नीचे से ही करके चेक करते हैं। 14वां पद को हम लोग ये 14 बोलेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a + 13d। अब a का मान 3 है, d का मान 5 है। देखिए क्या ये 78 आ रहा है, इसको चेक कर लीजिए एक बार, है ना। तो 13 × 5 = 65 और 3 65 और 3 कर लीजिए, कितना होगा 68। तो 78 तो नहीं आया, ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह यहाँ भी कर लेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं a + 12d। a का मान यहाँ रख दीजिए, d का मान यहाँ रख दीजिए, हल करके चेक कर लीजिए। उसी तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं a + 15d। d का मान a का मान यहाँ 3 और यहाँ 5, तो 15 × 5 = 75 और यहाँ 3 हो जाएगा 78, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग के आंसर। तो हर चीज़ का एक ट्रिक होता है, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल पढ़ाएंगे। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, देखिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं और कोण बराबर होते हैं, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 है के अनुपात में है। इन त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए जब दो त्रिभुज का भुजा दिया रहेगा, भुजा का अनुपात दिया रहेगा और वो त्रिभुज समरूप है और उसका क्षेत्रफल का अनुपात बोले तो आप इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, 16 81, डी नंबर हम लोगों का आंसर। और अगर कभी क्षेत्रफल दिया रहेगा और भुजा आपसे मांग दिया जाए तो वर्गमूल निकाल लेना है। तो जैसे इसका वर्गमूल निकाल देंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझिएगा थोड़ा सा 20 नंबर में कि एक त्रिभुज ABC में AB का मान दिया है 6√3 सेंटीमीटर, AC का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और BC का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। तो कोई भी हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसे ही रफ कर लेते हैं, ऐसे यहाँ समझिएगा ध्यान से। और आपको पता है कोई भी त्रिभुज, हालांकि हमें समकोण त्रिभुज में ही चेक करना है कि कोण B क्या होगा। मान लेते हैं कि ये ABC, ये बड़ी भुजा हम लोग ले लेते हैं। तो बड़ी भुजा हमारे पास AC ये 12 सेंटीमीटर है और BC यहाँ हम लोग माने हैं, आप यहाँ ना C, यहाँ सुनिएगा ध्यान से, CBA ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 6 हो गया और ये हो गया 6√3। ऐसे हम लोग एक बना लेते हैं ऐसे ही। अब इसको चेक कर लेते हैं ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है। अभी पूरा हम लोग त्रिभुज का चैप्टर पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझ लेते हैं। चेक करने का क्या तरीका है कि कौन सा त्रिभुज ये बनेगा। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, है ना। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या कि AB का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार हमारा BC है, इसका स्क्वायर बराबर AC कर्ण का स्क्वायर, ये आपस में बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 6√3 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 12 का इधर स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा और इधर हो गया 36 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 44, 144। 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10 जोड़ 36 यार इधर कितना है 144। इसको कीजिए 8 6 14, 3 1 4, ये यानी कि ये हो गया हम लोगों का बराबर। अगर ये बराबर हो गया तो हम लोग ये समझ लिए कि ABC जो है ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और अगर समकोण त्रिभुज है तो ये बड़ी भुजा है और बड़ी भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो कोण B कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये C नंबर हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा कंप्लीट करना है। अब वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है ना। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को भी दिक्कत है और हमें भी बहुत लंबा वीडियो बनाने में दिक्कत होता है, अपलोड करने में दिक्कत होता है। इसीलिए अब जो शेष क्वेश्चन बच गया वो नेक्स्ट टाइम में पढ़ा देंगे, ठीक है।